घर में शोर शराबा था और मेरा दरवाज़ा ज़ोर ज़ोर से बजाया जा रहा था। जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला तो मुझे बताया गया तुम्हारे अब्बा ने दूसरी शादी कर ली है। और दूसरी शादी किससे की सुनने के बाद मेरे पैरों तले ज़मीन निकल गई। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? मैं हूं आपके साथ अदनान और आज जो कहानी मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूं ये एक ऐसे नौजवान की है जो एमबीबीएस डॉक्टर था और डंकी लगाकर तुर्की पहुंच चुका था। डॉक्टर अपनी कहानी सुना रहा है और कहता है कि हमारे साथ ज्यादती हुई है। हम घर में 3 भाई थे और हमारे वालिद साहब थे, वालदा थे। वालिद साहब जो है वो जॉब करते थे और हमारी जो वालदा है वो जिम्मेदार फैमिली से तल्लक था। हमारे नाना की बहुत ज़मीनें थी और हमारे घर में क्या होता था कि हर वक्त कोई ना कोई बात को लेकर झगड़ा रहता था। कभी अम्मी अब्बू के साथ झगड़ रही, कभी अब्बा अम्मी के साथ झगड़ रहे और कई बार तो इनके दरमियान हाथापाई भी हो जाती थी। इसी डिप्रेशन में मैं बड़ा हुआ। मैंने मैट्रिक किया। मैट्रिक के बाद अगली तालीम मैंने जारी रखी और मैं बड़े दिल लगा के पढ़ रहा था, लेकिन घर के मामला जो है वो मुझे परेशान करते थे। अब जैसी मैंने अगली तालीम जो है वो मुकम्मल की तो मेरे वालिद साहब ने कहा कि तुमने इससे आगे साइंस पढ़नी है, तुमने एमबीबीएस डॉक्टर बनना है। जबकि मैंने वालिद साहब से कहा कि मैं इंजीनियरिंग करना चाहता हूं, मैं डॉक्टर नहीं बनना चाहता। लेकिन वालिद साहब ने कहा कि नहीं, जो मैंने कह दिया है वो कह दिया, तुमने वही करना है। कहते कि मैंने वही करना शुरू कर दिया। मैं पढ़ाई में वाकई तेज था। मैं जिस तरफ भी तवज्जो लगाता था वो मैं अबूर कर लेता था। मेरे लिए कोई भी काम मुश्किल नहीं होता था। अब मैं पढ़ने लग गया। अब मैंने एमबीबीएस कर लिया, एमबीबीएस मुकम्मल किया। उसके बाद मेरी जॉब हो गई। इसी दौरान मेरे जो भाई थे उनकी शादियां हो गई और हमारे घर में नई लड़कियां आ गई, मेरी भाभियां। अब भी मेरे अम्मी और अब्बू जो हैं उनके दरमियान में झगड़ा होता था। मैं अम्मी के पास गया, मैंने कहा अम्मी देखें, दो हमारे घर में नए मेहमान हैं और इस घर की जो फैमिली है वो बढ़ चुकी है, आप लोग झगड़ा ना किया करें। तो अम्मी कहती कि झगड़ा मैं नहीं करती, तुम्हारे अब्बा करते हैं। अब मैं अम्मी से निकला और अब्बा की तरफ चल पड़ा। अब्बा को जाके मैंने कहा कि अब्बू ऐसे है कि आप लोग झगड़ा ना किया करें, मुझे अच्छा नहीं लगता कि हमारे घर में इस तरह से गालम गलोच हो रही है और ये भाभियां अपने घर में भी जाके बताती होंगी कि आप लोग किस तरह से लड़ते हैं। तो अब्बा ने एक थप्पड़ निकाला, मेरे कान के नीचे दिया, दूसरा थप्पड़ दिया और कहा कि तू कौन होता है हमें समझाने वाला? अपनी माँ को समझा, जाके लड़ाई वो शुरू करती है। तो कहता कि मैं चुप करके वापस आ गया। अब मैं वापस आया। अब मेरी तालीम जो है मुकम्मल हो चुकी थी। आगे मेरी ट्रेनिंग शुरू हुई। ट्रेनिंग के बाद मुझे लाहौर के एक अच्छे हॉस्पिटल में नौकरी मिल गई। अब नौकरी पर मैं जाता था, मुझे इन लोगों से कोई गर्ज ही नहीं थी। मैं सुबह आता, अपना नाश्ता किया, नाश्ता करने के बाद मैंने अपना जो भी रूटीन थी वो यही थी कि मैं अपनी जिंदगी तक महदूद था। मुझे इनके मामला से कोई गर्ज नहीं था। मैं अब हॉस्पिटल जाता, एक दिन मैं बैठा हुआ तो मेरे पास एक औरत आई है, उसके साथ उसकी बेटी थी और वो अपनी बेटी के इलाज के लिए आई थी। जब मैंने उसको देखा तो वो बिखरे हुए बाल, अजीब से कपड़े और फैमिली भी इतनी सेटल नहीं लग रही थी, मिडिल क्लास। तो वो मुझे लगा कि जैसे डिप्रेशन की मरीजा है। मैं उनसे बातचीत करने लगा, थोड़ी देर बात की और बात करने के बाद मुझे फील हुआ कि वाकई डिप्रेशन की मरीज है। तो मैंने उसके मुताबिक उनको मेडिसिन लिख के दे दी और उनको जब मैंने मेडिसिन पकड़ाई तो उन्होंने कहा जी अगर दोबारा इस तरह से हो तो, क्योंकि उस लड़की को दौरे पड़ते थे, फेट्स आते थे, झटके लगते थे। तो मैंने कहा जी ऐसा कोई मसला नहीं है। मुझे वो लड़की बहुत अच्छी लगी थी तो मैंने इसलिए उसके जो दवाई का पेपर था ना उसके ऊपर अपना नंबर लिख दिया कि अगर आपको कोई मसला हो तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं, आप मुझे कॉल कर लीजिएगा, मैं आपको गाइड कर दूंगा, दवाई दे दूंगा। अब मैं 3 से 4 दिन कहता है घर पे इंतजार कर रहा था किसी नए नंबर से मुझे मैसेज या कॉल आए, लेकिन मुझे कोई मैसेज या कॉल नहीं आई। उसके बाद जिंदगी चलने लगी, मैं अपना काम कर रहा था। कोई 1 साल का अरसा गुजर गया। 1 साल का अरसा गुजरा तो रात का टाइम था, मुझे एक मैसेज आता है। जैसे ही मैसेज आता है, मैं तो उसको भूल चुका था, उसने बताया कि मैं अनीका बोल रही हूँ और जैसे ही उसने अपना नाम बताया तो मैं फौरी तौर पर उसको पहचान गया। मैंने कहा जी बोले आप, मैं तो बड़े अरसे से आपके मैसेज का इंतजार कर रहा था। तो उसने कहा कि देखिए मैं इस वक्त बड़ी मजबूरी की हालत में हूँ और मुझे कहते हुए शर्म भी आ रही है, लेकिन मुझे आपके अलावा कोई और सहारा नहीं नजर आया। मेरे वालिद साहब जो हैं उनकी डेथ हो चुकी है और मेरी 2 बहनें हैं जो मुझसे बड़ी हैं। मेरी उम्र भी 27 साल के करीब है और घर में जो खाना पकाना जो भी है वो अम्मी है, अम्मी करती हैं। अम्मी दूसरों के घरों में काम करने जाती हैं, वहां से कुछ ना कुछ कमा के लाती हैं जो हम लोग अपने गुजर बसर कर रहे हैं। तो मुझे कुछ पैसे चाहिए। कहता मैंने कहा कितने पैसे? उसने कहा 20,000। कहता कि मैंने उसको फौरी तौर पर उसके इजी पैसे के ऊपर 20,000 रुपए भेज दिए। 20,000 तो कुछ भी नहीं थे क्योंकि मैं तो उससे मोहब्बत करता था, मेरे दिमाग में बसी हुई थी वो। तो मैंने उसको पैसे भेजे और शायद वो 2 या 4 लाख जितने भी कहती मैं उसको पैसे दे देता। मेरे लिए वो कोई इंपॉर्टेंट नहीं थे, मेरे लिए ये इंपॉर्टेंट था कि उसने मुझसे रब्ता किया। अब उससे मेरी रोजमर्रा के शेड्यूल के ऊपर बातचीत होने लगी और मैं उसे पसंद करता था। हम दोनों आपस से एक दूसरे से बात करने लगे। अब मैं उस लड़की के साथ बातचीत करता, उसके साथ टाइम स्पेंड करता और उसको डिप्रेशन से मैंने निकालना शुरू कर दिया। जब मुझे ज्यादा बात करने पर मालूमात मिली तो वो यही थी कि उसको डिप्रेशन रहती है। डिप्रेशन की वजह क्या है कि एक तो उसकी अपनी शादी नहीं हुई, दूसरा उसकी 2 बहनें हैं जो उससे बड़ी हैं
कोई 1-2 साल बड़ी है, 1-4 साल बड़ी है, 27 साल इसकी उम्र हो चुकी है। तो इस डिप्रेशन की वजह से और घर के अखराजात के जो मामलात हैं उनकी वजह से भी ये परेशान है। इसलिए इसको राइजिक और दूसरे तीसरे कैप्सूल खाने पड़ते थे, गोलियां खानी पड़ती थी। जब वो मुझसे बात करने लगी तो ऐसा ऐसा उसके ये चीजें सारी खत्म हो गई। एक दिन अब्बू ने मुझे बुलाया और बुलाकर कहते कि हम तुम्हारी शादी कर रहे हैं। मैंने अब्बा जी से कहा कि नहीं अब्बू, मैंने अभी शादी नहीं करनी, मैं अभी थोड़ा टाइम दे मुझे, क्योंकि मैं इस लड़की से इंटरेस्टेड था, मैं उससे इजहार मोहब्बत करना चाहता था, लेकिन मैं कर नहीं पाया था। हमारे दरमियान अच्छी बातचीत हो जाती थी। अब अब्बा जी ने कहा कि तुमने शादी क्यों नहीं करनी। मैंने उनको टाल मटोल करके इग्नोर कर दिया और कुछ दिन और गुजरे तो अब्बा जी ने मुझे बुलाया और कहा कि तुमने CSS करना है, CSS का इम्तिहान पास करना है। मैंने कहा अब्बा जी देखिए मैं डॉक्टर लग चुका हूँ, मैं वो नहीं कर सकता। अब्बा जी ने कहा नहीं कर सकते, चलो फिर तुम्हारी शादी करते हैं। अब्बा जी ने अब ये 2 मामले मेरे सामने रख दिए और उसके बाद मैंने कहा ठीक है अब्बा जी मैं CSS करूंगा। मैंने वो CSS की तैयारी शुरू कर दी। तैयारी क्या करनी, रात को मैंने सुबह ड्यूटी पे जाना, शाम को आके कमरे में बैठ के किताबें लेके बैठ जाना और अनीका से बातें करनी। और अब्बा जी को लगता था कि मैं तैयारी कर रहा हूँ। इसी दौरान सारे मामला चलते रहे थे और हमारे घर में मुझे 2-3 बार इस दौरान भी अब्बा जी से मार पड़ चुकी थी, क्योंकि अब्बा जी जो थे ना वो बहुत सख्त तबीयत थे। मैंने किसी बात से उनसे जाके ना इख्तलाफ किया और जो CSS था उस पर मुझे इसलिए इख्तलाफात थे कि अब्बा जी को जब मैंने MBBS का कहा तो तब भी उन्होंने कहा था कि इसमें बड़ी इज्जत है, बड़े पैसे हैं, ये है वो है। और जब CSS का कहा तो तब भी उन्होंने यही बात की। मैंने अब्बा जी को लॉजिक से समझाना चाहा तो मुझे उन्होंने कहा कि तुझे 2-4 लाफे दूंगा, तुझे बड़ी पहचान है, किताबी बातें मेरे सामने नहीं किया कर, जो मैंने कह दिया सो कह दिया, अब तुमने करना है। अब घर में लड़ाई झगड़ा बिल्कुल उसी तरह से चलता रहता था। अब्बा जी जो है वो मेरा हुक्म चलाते थे और उसके बाद कहते थे कि मेरा हुक्म जो है वो अगर किसी ने ना माना तो उसकी खैर नहीं है। अब तैयारी चल रही है, ये मामला चल रहे हैं। एक रोज अनीका मुझे कहती कि मैंने कुछ फॉर्म है ये अटेस्टेड करवाने हैं, तो आप MBBS डॉक्टर हैं तो आप अटेस्टेड कर दें। तो मैंने उसे बताया कि अब्बू फलां जगह बैठते तुम्हारे घर के नजदीक। अब मुझे ये था कि अब्बा से उसकी थोड़ी सी दुआ सलाम हो जाए और वो जान पहचान हो जाए। तो अब्बा जी को भी मैंने कह दिया कि इस तरह एक लड़की आएगी, उसके फॉर्म अटेस्टेड करने हैं। तो वो लड़की उसको मैंने बता दिया, वो अब्बू के ऑफिस में गई है, फॉर्म अटेस्टेड हुए। शाम को अब्बू घर आए तो आके मुझे कहते बेटा वो बच्ची तो बड़ी अच्छी है, बड़ी अखलाक वाली है। तो मैंने उसका वो कर दिए थे अटेस्टेड। मैं खुश हो गया कि अब्बू को वो पसंद आई, शुक्र है। अब लड़की जो है उससे भी बातचीत होने, उससे भी शुक्रिया अदा किया और ये इसी तरह से चल रहा है। अब मैं सोच रहा था कि अनीका को किसी तरह से कहूँ कि मैं उसे पसंद करता हूँ, लेकिन अनीका जो है उससे मैं कह नहीं पा रहा था। एक शाम को मैंने अनीका से बड़ी मुश्किल से कहा कि अनीका मैं तुम्हें पसंद करता हूँ और मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। उसने मुझे 2 टोक जवाब दे दिया कि ऐसी बात सोचना भी ना कभी। मैं तुम्हें अपने भाइयों की तरह समझती हूँ, तुम मेरे लिए एक मसीहा हो। मैं तुम्हें एक मसीहा के तौर पर पहचानती हूँ और मैंने कभी सोचा ही नहीं कि मैं तुमसे कोई इस तरह का राब्ता भी रखूंगी। तो कहते मैं खामोश हो गया, लेकिन मैं उससे मोहब्बत करता था और अब दिन गुजरते जा रहे, मेरी उससे बातचीत कम होने लगी और उसने मुझे इग्नोर करना शुरू कर दिया, जो मेरे लिए तकलीफ दे था। अब ये नौजवान कहता है कि एक रोज मैं सो रहा था ड्यूटी के बाद, तो हमारे घर में ना दर 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 आवाजें आने लगी, दरवाजे बजने लगे। इधर अम्मी जो है वो शोर कर रही है, मेरा दरवाजा भी खटखटाया। मैंने दरवाजा खोला तो अम्मी कहती हैं कि तुम्हारे अब्बा ने दूसरा निकाह कर लिया। अब मैंने अब्बा से कहा कि अब्बा देखें ये क्या मामला है, अब क्या चक्कर चल रहा है। तो अब्बा ने कहा जी मैंने दूसरी शादी कर ली, अब मैं उसको इस घर में लेके आऊंगा। तो मैंने कहा कि चले, मुझे इस चीज से कोई गर्ज ही नहीं था, क्योंकि मैं इस घर के मामलात में इंटरेस्ट ही नहीं लेता था। मेरे लिए सब एक नॉर्मल रूटीन थी। तो मैंने जब ये सारी चीजें सुनी अपने कमरे में चला गया। तो दूसरे दिन अब्बा जी जो है अपनी दुल्हन को लेके आए। जब दुल्हन को लेके घर पे आए हैं तो दरवाजा खुला, दुल्हन घर आई तो मेरे पैरों के नीचे से जमीन निकल गई। जो लड़की अब्बा जी की दुल्हन बनी हुई थी मैं उसको पसंद करता था। अब तो मुझे ऐसे लगे कि जैसे मैं कोई, मेरे पास पिस्टल हो तो मैं गोली मार लूं, खुदकुशी कर लूं। मैं इस तरह परेशान हो चुका था। और इधर अब्बा जी जो थे वो मुझे कहते थे कि तुम भी शादी कर लो, तुम्हारी मैंने उधर जुबान दी हुई है। अब मैं तो उनको ये भी नहीं कह सकता था कि मैं किसी को पसंद करता हूँ। जिसको मैं पसंद करता था वो अब्बा जी से निकाह कर चुकी थी। अनीका से मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि वो इस तरह करेगी। और उसके बाद फिर कहते कि मुझे ये था कि मैं कहीं बाहर चला जाऊँ। मैंने अब्बा जी से बात की, 60-70 लाख रुपए लगने थे यूरोप जाने के लिए। तो मैंने अब्बा जी से कहा, अब्बा जी कहते नहीं, तुमने CSS पास करना है, नहीं तो तुम्हारी शादी होगी और उसके अलावा कोई हल नहीं है। मैंने अब्बा जी की बात सुनी अनसुनी कर दी और मैंने तरीके ढूंढने शुरू कर दिए कि किसी तरीके में यूरोप चला जाऊं। अब एक दोस्त मिला, मेरे पास 7-8 लाख रुपए सेविंग थे और कुछ और पैसे दोस्तों से पकड़े। तो मैंने उस एजेंट जो मुझे मिला है उसको मैंने पैसे दिए। उसने कहा मैं तुर्की तुम्हें पहुंचाऊंगा, उसके बाद मैं तुम्हें यूनान के रास्ते आगे पहुंचा दूंगा। तुर्की में तुम्हें कुछ वक्त गुजारना पड़ेगा, वहां तुम्हें मेहनत मजदूरी जो भी है अपना टाइम गुजारना होगा। उसने मुझसे वो पैसे लिए और उसके बाद मुझे तुर्की पहुंचा दिया। आज मुझे 8 महीने हो गए डंकी लगाकर मैं यहाँ आया हूँ।
अब यहाँ आने के बाद पता चला है कि आगे जो है बॉर्डर पे बड़ी सख्ती है और डंकी लगा के आगे जाना बहुत मुश्किल है। एजेंट जो है उसने मुझसे वादा किया था कि मैं तुम्हें लेके जरूर जाऊंगा, वो मुझे राब्ते में है, लेकिन अभी उसने कहा कि वक्त लगेगा, जैसी वक्त आएगा तुम्हें टेंशन नहीं लेने की जरूरत, मैं तुम्हें जरूर ले जाऊंगा। तो ये सारी बातें करने के बाद वो नौजवान जो है वो रोने लगा। कहता कि मेरी अब्बा ने मेरे साथ ज्यादती की या मेरी महबूबा ने मेरे साथ ज्यादती की। अब आप बताएं कि वो महबूबा कहाँ से हुई जिसने इसको कभी पसंद ही नहीं किया, वो तो इसको एक मोहसिन के तौर पे जानती थी। ये एक तरफा मोहब्बत में उसको पसंद किए जा रहा था और इसी एक तरफा मोहब्बत में इसने उससे सारी जिंदगी की उम्मीदें लगा रखी थी। अब्बा ने दूसरी शादी कर ली और ये सारी चीजें, अब ये डंकी लगा के आ चुका है, कहता मैं उस घर में नहीं रहना चाहता, घर वालों से कोई राब्ता नहीं है। तो इस नौजवान के लिए आप क्या कहते हैं? और इधर इसने बताया कि इसके अब्बा ने उसकी वालदा को एक घर लेके दिया, उसकी 2 बहनें जो थीं उनको उन्होंने शादियां करवा दी उनकी, और उनकी माली हेल्प जो है वो भी की। और इधर अम्मी जो है उनको उन्होंने कहा कि अगर तुमने चूंचा की कोई बात की तो मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। अम्मी जो है वो आखिरकार खामोश होकर बैठ गई। और अम्मी के पास अच्छी खासी दौलत थी, क्योंकि वो हमारे नाना जो थे उन्होंने की तरफ से जो ज़मीनें थी वो अम्मी के नाम उन्होंने मरने से पहले ही कर दी हुई थी, तो वो उनके पास थी, उनको कोई टेंशन नहीं थी। लेकिन टेंशन सिर्फ मेरे लिए थी। क्या इस तरह से होना चाहिए था? इस नौजवान का सवाल है। बाकी आप कोई राय देना चाहते हैं तो कमेंट करें, और इसके अलावा अगर आपके पास कोई कहानी है तो हमसे ज़रूर शेयर करें 0300252069। और ये कहानी इफ्तिखार इफ़ी साहब जो हैं उनकी वाल से है, तो बड़ा अच्छा बोलते हैं वो, मुझे बहुत पसंद है।